हेलो, जय हिंद सभी को, स्वागत है आप सभी का पुनः आज की इस नई वीडियो में जिसमें हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण अधिनियम के बारे में जानेंगे जिसे कहते हैं इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट, जिसे आप शॉर्ट में IDEA आइडिया एक्ट कहते हैं, जो कि 2004 में बना था। इससे पहले इसका क्या नाम था, इसमें कितने भाग हैं, कितने दिव्यांगताएं हैं और कितने सिद्धांत हैं जो मुख्य हैं, इसमें कैसे आईपी की बात की गई है, हम पूरी डिटेल में जानेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, बने रहिएगा आप वीडियो के अंत तक। बहुत ही महत्वपूर्ण और फुल जानकारी आपको मिलेगी जो विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। स्पेशल एजुकेशन का कोई भी एग्ज़ाम हो, कहीं ना कहीं ऐसे सवाल पूछ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। जानेंगे हम इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट 2004, आइडिया एक्ट, दिव्यांग व्यक्ति शिक्षा अधिनियम 2004 के बारे में हम जानेंगे पूरी जानकारी। दिव्यांग व्यक्ति शिक्षा अधिनियम पूरे देश में विकलांग या दिव्यांग बच्चों के लिए सेवाएं सुनिश्चित करने वाला एक कानून है। आइडिया यह नियंत्रित करते हैं कि कैसे राज्य और सार्वजनिक एजेंसियां पात्र शिशुओं, बच्चों, विकलांग बच्चों जिन्हें हम दिव्यांग कहते हैं, और युवाओं को शीघ्र हस्तक्षेप, विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाएं प्रदान करती हैं। यह कैसे प्रदान की जाए, ये इसके लिए प्रतिबद्ध है। कुछ हिस्ट्री जानते हैं हम, आइडिया का क्या इतिहास है। 29 नवंबर 1975 को सभी विकलांग बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा अधिनियम, यानी कि 29 नवंबर 1975 को एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप चिल्ड्रेन एक्ट के नाम से ये शुरू में बना था, जिसे अब दिव्यांग व्यक्ति शिक्षा अधिनियम IDEA कहते हैं, 2004 में जो बना है। बहुत सारे सवाल इससे बन सकते हैं, आप बिल्कुल नोट करते जाइएगा। के रूप में जाना जाता है। इसके पारित होने से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण, जो LRE लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट की बात करता है, में प्रत्येक दिव्यांग बच्चे को मुफ्त, उचित सार्वजनिक शिक्षा FAPE तक पहुंच की गारंटी मिलती है। ये इससे रिलेटेड है। वर्तमान में पुनः प्राधिकृत दिव्यांग व्यक्ति शिक्षा अधिनियम, जो अब वर्तमान में यही नाम चलता है इसका, आइडिया 2004, पर 3 दिसंबर 2004 को राष्ट्रपति जॉर्ज W बुश, कई बार ऐसे सवाल भी आ सकता है कि किस दिसंबर को, कौन से सेशन को, कौन सा राष्ट्रपति था, राष्ट्रपति जॉर्ज W बुश द्वारा हस्ताक्षर कर कानून बनाया गया। दिव्यांग शिशुओं और बच्चों जो कि जन्म से 2 वर्ष की आयु और उनके परिवारों को आइडिया एक्ट जो है उसके भाग C के तहत शीघ्र हस्तक्षेप सेवाएं प्राप्त होती हैं। आप सभी भागों के बारे में बहुत डिटेल से जानेंगे, बने रहिएगा वीडियो में। बच्चे और युवा उम्र 3 से 21 जो कि विशेष शिक्षा प्राप्त करते हैं, और आइडिया पार्ट B के तहत संबंधित सेवाएं हैं। कुछ विशेषताएं जो कि जरूरी हैं जानना इस आइडिया एक्ट की। पहला ये कि ये जो आइडिया एक्ट है एक संयुक्त राज्य अमेरिका का कानून है, ये अपने इंडिया का या अपने किसी स्टेट का कानून नहीं है। आइडिया 2004 एक संयुक्त राज्य अमेरिका का कानून है जो विकलांग या दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा में समानता, जवाबदेही और उत्कृष्टता को अनिवार्य करता है। आइडिया एक कानूनी ढांचा है जो दिव्यांग बच्चों के लिए सेवाएं सुनिश्चित करता है, जिसमें शीघ्र हस्तक्षेप, विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं पर जोर दिया जाता है। तीसरा विशेषता है, अधिनियम दिव्यांगता को मानवीय अनुभव का एक स्वाभाविक हिस्सा मानता है और समाज में दिव्यांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और योगदान की वकालत करता है। चौथी विशेषता है इसकी, आइडिया की शुरुआत 1975 में सभी दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा अधिनियम के साथ हुई, जो दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त,
उचित सार्वजनिक शिक्षा तक पहुंच की गारंटी देता है। पांचवी विशेषता है, आइडिया में दो मुख्य आयु श्रेणियां शामिल हैं। ऐसे सवाल मैं बहुत बना चुका हूं और भी आपको क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे। शिशुओं और बच्चों के लिए भाग सी जन्म से 2 वर्ष तक की आयु और भाग बी बच्चों और युवाओं को 3 से 21 वर्ष की आयु के लिए माना गया है। छठवीं विशेषता है, आइडिया को 4 अलग अलग खंडों ए, बी, सी और डी में व्यवस्थित किया गया है, जिसमें भाग ए पूरे अधिनियम के लिए मूल आधार रखता है। मान लीजिए ऐसा ही आपको 1 नंबर में सवाल आ गया कि आइडिया के 4 भागों में से ऐसा कौन सा एक भाग है, कौन सा खंड है जो पूरे अधिनियम का मूल आधार रखता है, तो वो आपको ध्यान में रखना होगा। इसलिए पूरा वीडियो देखिए एक एक करके। थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा लेकिन आपको पूरी जानकारी मिलेगी। सातवीं विशेषता है, भाग बी 3 से 21 वर्ष की आयु के स्कूली बच्चों के लिए शैक्षिक दिशा निर्देशों पर केंद्रित है, जिसमें राज्य और स्थानीय स्कूल जिलों के लिए वित्तीय सहायता पर जोर दिया गया है। आठवीं विशेषता है कि आइडिया के भाग बी के तहत धन प्राप्त करने के लिए स्कूल जिलों को 6 मुख्य सिद्धांतों का पालन करना होगा, जिसमें मुफ्त और उचित सार्वजनिक शिक्षा FAPE फ्री एप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन जिसे हम कहते हैं का अधिकार और एक व्यक्ति शिक्षा कार्यक्रम जो IEP होता है उसका विकास शामिल है। नवीं विशेषता है कि माता पिता के इनपुट और शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी के महत्व पर जोर देता है, जिसमें उचित प्रक्रिया के माध्यम से अपने बच्चे की कार्यक्रम योजना पर सवाल उठाने का अधिकार भी शामिल है। ये इसी के अंतर्गत आता है। ये नंबर नहीं है, इंग्लिश पड़ गया है। 11 नंबर यही है, ठीक है। ये दोनों 9-10 हो गया है, जबकि ये 9 के अंतर्गत ही आता है, इंग्लिश है उसका। इसकी एक विशेषता और है कि ओक्लाहोमा जैसे राज्यों ने शीघ्र हस्तक्षेप सेवाओं का मार्गदर्शन और समर्थन करने के लिए ओक्लाहोमा अर्ली इंटरवेंशन एक्ट जैसे विशिष्ट कानून भी बनाए हैं, ताकि इसके अंतर्गत जो भी और चीज़ें चलती हैं वो सब और बेहतरीन हो सकें। ओक्लाहोमा राज्य शिक्षा विभाग विशेष शिक्षा सेवाएं जो कि परिवारों, स्कूलों और समुदायों को मार्गदर्शन, सहायता, संसाधन और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। जो OSDE है, OSDE क्या है ये देखिए यहाँ पर, ओखला स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है ये, कि राज्य स्तर पर मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने में सहायता के लिए विशेष शिक्षा नीतियों और विशेष शिक्षा पुस्तिका सहित दस्तावेज प्रकाशित करता है। आप जानते हैं कि इसमें दिव्यांगताएं भी शामिल हैं। इसमें 13 यानी कि 13 दिव्यांगताएं शामिल हैं। आखिर कौन कौन सी हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। बहुत डिटेल में नहीं जानेंगे, बाकी डिटेल में जानना है तो आप चले जाइए डिसेबिलिटी रिलेटेड वीडियोज का प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप डिटेल में वीडियो देखिए। पहली इनकी जो दिव्यांगता है जो इसमें शामिल है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। आप ये PDF भी आप प्राप्त कर लेंगे, चिंता मत करिए। दूसरा है अदर हेल्थ इम्पेयरमेंट, जो आप अन्य एक्ट में नहीं देखेंगे, अन्य स्वास्थ्य जो क्षति होती है। तीसरा है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। चौथा है इमोशनल डिस्टरबेंस, भावनात्मक अशांति। पांचवा है स्पीच और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, वाणी, वाक्य अथवा भाषा क्षति। छठवीं है 6 दिव्यांगता विजुअल इम्पेयरमेंट इंक्लूडिंग ब्लाइंडनेस, यानी कि दृष्टिबाधिता, जिसमें पूर्ण दृष्टिबाधिता भी शामिल है। सातवीं है डेफनेस यानी कि बधिरता। आठवीं दिव्यांगता है हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिसे श्रवण क्षति कहते हैं। नौवीं है डेफ ब्लाइंडनेस, बधिरांधता। और 10वीं है आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट, जो हड्डी रोग संबंधी हानि होती है, क्षति होती है, उससे संबंधित है। और 11 जो दिव्यांगता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या बौद्धिक अक्षमता। या 12वीं दिव्यांगता है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, जो अभिघात जन्य मस्तिष्क की चोट है। मल्टीपल डिसेबिलिटी जो बहुदिव्यांगता है। ये 13 तरीके की दिव्यांगताएं इसमें
शामिल हैं। अब इसके 4 अनुभाग हैं जो हमने ऊपर बात की थी, ए, बी, सी और डी। जो इसमें आइडिया का भाग ए है, शेष अधिनियम के लिए बुनियादी आधार तैयार करता है, यानी कि बाकी चीज़ों के लिए। आइडिया बी क्या करता है, भाग बी क्या करता है, ये 3 से 21 वर्ष की आयु के स्कूली बच्चों के लिए शैक्षिक दिशा निर्देश तैयार करता है। आइडिया राज्य और स्थानीय स्कूल जिलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। फंडिंग प्राप्त करने के लिए स्कूल जिलों को आइडिया द्वारा निर्धारित 6 मुख्य सिद्धांतों का पालन करना होगा। सिद्धांत ही सब कुछ हैं। अच्छा, कौन कौन से सिद्धांत हैं? हालांकि हम इनको डिटेल में भी जानेंगे, फिलहाल आप यहाँ पर देख लीजिए। पहला है, प्रत्येक दिव्यांग बच्चा जो निशुल्क एवं उचित सार्वजनिक शिक्षा लेगा, जो FAPE के अंतर्गत आता है, जो जिसको हम कहते हैं कि फ्री एप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन, जहाँ पर कोई अनावश्यक निशुल्क वगैरह नहीं ली जाएगी, ऐसी एजुकेशन। दूसरा है, बच्चे संदिग्ध दिव्यांगता से संबंधित सभी क्षेत्रों में मूल्यांकन, यानी कि एप्रोप्रिएट मूल्यांकन की भी बात करता है। तीसरा है, एक व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम IEP, जो कि एक अलग से सिद्धांत है इसका। चौथा है, शैक्षिक सेवाएं न्यूनतम प्रतिबंधात्मक वातावरण में प्रदान की जाती है, जो LRE की बात करता है, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट। पांचवा है, शिक्षा प्रक्रिया में बच्चे और उनके माता पिता के योगदान को ध्यान में रखा जाना चाहिए। 6 है, आइडिया के तहत माता पिता को अपने बच्चे की कार्यक्रम योजना उचित प्रक्रिया पर सवाल उठाने का अधिकार है। ये है जो प्रोसीजरल सिस्टम है, जो सेफ गार्ड है, ये इससे संबंधित है। आइडिया का भाग सी देख लीजिए। कहता है कि जन्म से 3 वर्ष की आयु तक के बच्चों को प्रदान की जाने वाली फंडिंग और सेवाओं से संबंधित दिशा निर्देश प्रदान करता है। आइडिया का जो भाग डी है, ये कहता है कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए राष्ट्रीय गतिविधियों का वर्णन करता है। इन गतिविधियों में विकलांग छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा और संक्रमणकालीन जो परागमन होता है, जो जिससे कि कोई एक जगह से जब दूसरी जगह जाता है, जो ट्रांजिशन सिस्टम होता है, सेवाओं में सुधार के लिए अनुदान शामिल है। इसके अलावा यह अनुभाग उन कार्यक्रमों, परियोजनाओं और गतिविधियों का समर्थन करने के लिए संसाधन प्रदान करता है जो विकलांग या दिव्यांग बच्चों के लिए सकारात्मक परिणाम देते हैं। दिव्यांग व्यक्ति शिक्षा अधिनियम भाग बी के 6 मुख्य सिद्धांत जो वह रूपरेखा प्रदान करते हैं, जिसके आधार पर विकलांग या दिव्यांग छात्रों को विशेष शिक्षा सेवाएं डिजाइन और प्रदान की जाती हैं। ये किसके अंतर्गत आता है? भाग बी के अंतर्गत। तो अब हम एक एक करके इनके सिद्धांतों को जानेंगे। पहला सिद्धांत क्या है? FAPE, ये देखिए लिखा हुआ है, फ्री एप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन, यानी कि निःशुल्क उपयुक्त सार्वजनिक शिक्षा। आइडिया गारंटी देता है कि विशेष शिक्षा के लिए प्रत्येक विकलांग बच्चा निःशुल्क उपयुक्त सार्वजनिक शिक्षा का हकदार होगा, भले ही बच्चे को निलंबित या निष्कासित कर दिया गया हो। अब यहाँ पर FAP है, जिसमें फ्री का क्या मतलब है? फ्री का मतलब है जैसे निःशुल्क एकदम, की आवश्यकता है कि प्रत्येक दिव्यांग बच्चे की शिक्षा सार्वजनिक व्यय पर प्रदान की जानी चाहिए। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे क्लब वगैरह के लिए सदस्य शुल्क लेना होगा, तो थोड़ा बहुत जो लगती है वो देना होगा, बाकी सब कुछ निःशुल्क रहेगा। एप्रोप्रिएट की क्या बात करता है? कहता है कि इसका मतलब है कि प्रत्येक विकलांग या दिव्यांग बच्चा ऐसी शिक्षा का हकदार है जो उसकी आवश्यकताओं के लिए उचित हो। एप्रोप्रिएट का मतलब उचित हो। उचित शिक्षा व्यक्तिगत आधार पर निर्धारित की जाती है और प्रत्येक विकलांग बच्चे के लिए या दिव्यांग बच्चे के लिए यह समान नहीं हो सकती। विकलांगता से ग्रस्त प्रत्येक बच्चा ऐसी शिक्षा का हकदार होगा जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार और योजनाबद्ध हो, जैसा कि उनके व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम IEP। इसीलिए IEP बनाई जाती है। जो कमज़ोर बच्चा होता है, उस कमज़ोर बच्चे को क्लासरूम के जो औसत बच्चे होते हैं, कम से कम वहाँ तक लाने के लिए, लेवल तक लाने के लिए हम IEP बनाते हैं, ताकि वो
बेहतर हो सके। पब्लिक का क्या मतलब है? सार्वजनिक यानी कि पब्लिक स्कूल प्रणाली को संदर्भित करता है, जो जैसे गवर्नमेंट स्कूल उस तरीके के होते हैं। विकलांग या दिव्यांग बच्चों को उनकी विकलांगता की प्रकृति या गंभीरता की परवाह किए बिना, ऐसा नहीं कि प्रोफाउंड है तो नहीं पढ़ाएंगे, उनके गैर विकलांग साथियों के समान ही सार्वजनिक स्कूलों में जाने का अधिकार है। पब्लिक स्कूल प्रणाली को विकलांग छात्रों को शिक्षित करना चाहिए, उनकी व्यक्तिगत ज़रूरतों का जवाब देना चाहिए और उनके भविष्य के लिए योजना बनाने में मदद करनी चाहिए। ये चीज़ें स्ट्रिक्टनेस भी ज़रूरी हैं। और एजुकेशन, जो आप जानते ही हैं, कि गारंटी देता है कि पात्र विकलांग बच्चों को सार्वजनिक शिक्षा प्राप्त होगी, जिसमें बच्चों के व्यक्तिगत ज़रूरतों के आधार पर बच्चे के व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, जिसे हम आईईपी कहते हैं, उसके द्वारा निर्देशित विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाएं शामिल होती हैं, जो कि शिक्षा को बच्चे की भविष्य के लिए तैयार करना चाहिए। आगे की शिक्षा, रोजगार और स्वतंत्र जीवन, ऐसा नहीं है कि केवल उसको रटा देना है या उसको नॉलेज को ठूस देना है या केवल उसको बस जो सिलेबस है उसको बढ़ा देना है। उसको व्यवहारिक जीवन स्किल्स जो होती हैं वो डेवलप्ड हो जाए। दूसरा जो इनका सिद्धांत है, उचित मूल्यांकन, अप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। आप पूरा ज़रूर देखिए, देखिए फुल वीडियो है। आइडिया एक्ट का शायद पहले भी आप जानते रहे होंगे, लेकिन उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी और आपको जानकारी के दृष्टिकोण से भी बहुत काम आएगा। अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिए और चैनल में पहली बार है तो विजिट करिए। ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियोज़ पड़े हैं और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी किया करिए वीडियो को। फिलहाल जो दूसरा सिद्धांत है, उचित मूल्यांकन, इसका कहना है कि सभी दिव्यांग बच्चों और उन्हें विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं की आवश्यकता है, उनकी पहचान की जाती है, उनका पता लगाया जाता है और उनका मूल्यांकन किया जाता है। देखिए हमारे यहाँ जो भारत देश में, ऐसा नहीं है कि एजुकेशन ठीक नहीं है, बस थोड़ा सा जिम्मेदारियों का जो निर्वहन है शिक्षक वो नहीं करते हैं, और उसका भी कई बार रीज़न हो जाता है कि उनको जो अनावश्यक कार्य दे दिए जाते हैं, शायद वो भी एक बड़ा मसला है। अदरवाइज क्वालिटी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इसके अंतर्गत है कि मूल्यांकन यह निर्धारित करने की प्रक्रिया है कि कोई बच्चा विकलांग है या नहीं, मतलब पता लगाना है, और उसे विशेष शिक्षा संबंधित सेवाओं की आवश्यकता है या नहीं, मतलब इन सब चीज़ों का पता लगाना अनिवार्य है। वहाँ पर, कहाँ पर? अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका का कानून है, तो वहाँ पर ये चीज़ें फिक्स है। करोगे तो फंडिंग मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। किसी स्कूल को फंडिंग देने के लिए इस सिद्धांत को फॉलो करना पड़ेगा। मूल्यांकन शब्द एक प्रक्रिया है, केवल एक परीक्षण नहीं है। आइडिया के लिए आवश्यक है कि स्थानीय शिक्षा एजेंसी, जिसे आपका स्कूल जिला भी कहा जाता है, द्वारा विशेष शिक्षा सेवाएं प्रदान करने से पहले एक बच्चे को व्यापक मूल्यांकन प्राप्त करना चाहिए। यह बच्चे को सीखने में मदद करने में के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम होता है, कि कम से कम उसे भी पता चल जाता है कि उसका पावर क्या है। अच्छा, मूल्यांकन करेंगे तो आवश्यक है क्या? आवश्यक, इवैल्यूएशन मस्ट, क्या आवश्यक है? जैसे पहला पॉइंट बिंदु है कि मूल्यांकन बच्चे की मूल भाषा या संचार के अन्य माध्यमों में किया जाना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल। जैसे कि स्पेनिश, सांकेतिक भाषा, ब्रेल आदि, जिसमें भी उचित हो। कई बार बच्चा ऐसी जगह से आ जाता है, ऐसे एरिया से आ जाता है जहाँ पर उसे वो लैंग्वेज नहीं आती जो स्कूल में एग्जैक्टली चलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि ऐसा बहुत ही ऐसे एरिया का बच्चा आ गया जो गांव में रहता है। अब मान लीजिए कि उसको इंग्लिश नहीं आती है, तो अगर आप हिंदी में इवैल्यूएशन नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब आपका सिस्टम खराब है, आपके वहाँ के शिक्षक ट्रेंड नहीं है, आपका सिस्टम बिल्कुल धराशायी है, जीरो है, अगर उसके अनुसार इवैल्यूएशन नहीं कर रहा तो। क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आया है। अगर आप इवैल्यूएशन कर भी रहे हैं तो उसके अनुसार करना होगा। और इतना एडॉप्टेशन हमारे एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए, इवैल्यूएशन सिस्टम में होना चाहिए। यहाँ तो 2-2 साल तक ट्रेनिंग करने वाले की जॉब नहीं लगती है, 2-4 महीने ट्रेनिंग दे करके भी सरकारें उनको जॉब पे रख लेती हैं। ये एक अलग फंडा चलता है। तो वो कैसे एक बेहतरीन एक्टिविटीज़ कर पाएंगे? बहुत मुश्किल होता है फिलहाल। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि परीक्षण इस तरह से दिए जाने चाहिए जिससे विकलांगता या दिव्यांगता नस्लीय विरासत, जो आप देखते होंगे कि रेशियल हेरिटेज होता है, कल्चरल बैकग्राउंड होता है, और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या लिंग के आधार पर बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। परीक्षण इस तरीके का हो, कभी भी उसमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना हो
कि उन्हें लगे कि यार ये हमारे लिए तो अच्छा नहीं है, हमारे माता पिता ऐसे नहीं कहते, टीचर ऐसे कैसे कह सकते हैं। तो मर्यादित भाषा भी बहुत मायने रखती है। तीसरा पॉइंट है कि जो लोग बच्चे का परीक्षण करते हैं वे योग्य परीक्षक होने चाहिए। उन्हें प्रत्येक परीक्षा उन निर्देशों के अनुसार देनी होगी जो उस परीक्षा के लिए विशिष्ट है। ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी परीक्षण कर लेने लग जाएगा तो ठीक नहीं है, और कोई भी करने लग जाएगा तो सही से जानकारी नहीं मिलेगी, सही से रिजल्ट नहीं आएगा, सही से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, और जब आइडेंटिफिकेशन होगा नहीं तो इंटरवेंशन हो नहीं पाएगा। चौथा है कि मूल्यांकन परिणामों का उपयोग यह तय करने के लिए किया जाना चाहिए कि क्या कोई बच्चा, या जिसे दिव्यांग बच्चा कहते हैं, और यह निर्धारित करने के लिए कि बच्चे को किस प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम की आवश्यकता है। ये निर्णय केवल एक प्रक्रिया जैसे कि केवल एक परीक्षण के आधार पर नहीं किए जा सकते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कम से कम पता तो लगाया जाए। पांचवा बिंदु है कि प्रत्येक संदिग्ध दिव्यांगता श्रेणी के सभी क्षेत्र में बच्चे का मूल्यांकन किया जाना। ऐसा नहीं कि एक प्रॉब्लम है, कई बार आप देखते हैं कि एक बच्चा होता है जिसे दिव्यांगता है और एसोसिएटेड कंडीशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। हम कह देते हैं कि श्रवणबाधित बच्चा है, लेकिन उसको लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम है, स्पीच का भी प्रॉब्लम है, तो अब इसकी वजह से लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होता, कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो एसोसिएटेड हो गया ना। ये छठवीं है कि किसी बच्चे का मूल्यांकन करने से पहले स्कूल को उसके माता पिता से लिखित अनुमति मांगनी चाहिए। ये भी इसमें है, इस एक्ट में बात की गई है इसकी। अब जो तीसरा सिद्धांत है वो आईपी की बात करता है। वो आईपी की बात करता है कि आखिर आईपी कितना मस्ट है। कहता है प्रत्येक विकलांग या दिव्यांग बच्चे के लिए एक व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम विकसित, समीक्षा और संशोधित किया जाता है। एक व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम जिसे हम आईपी कहते हैं, एक बच्चे की विशिष्ट व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए शैक्षिक कार्यक्रम का एक लिखित विवरण है। मुख्य शब्द व्यक्तिगत है, यानी कि जो व्यक्तिगत पर जोर दिया जाता है। अच्छा, व्यक्तिगत पर जोर का क्या मतलब है? क्योंकि जो दिव्यांग बच्चा है ना, वो उसकी व्यक्तिगत समस्याओं या व्यक्तिगत यूनिकता की हमको जांच करना है, पता लगाना है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि दिव्यांग छात्रों उचित और व्यक्तिगत शिक्षा मिले। आइडिया के लिए आवश्यक है कि वर्तमान मूल्यांकन जानकारी को देखने के बाद टीम आईपी विकसित करे। पूरी आईपी प्रक्रिया माता पिता, स्कूल स्टाफ के लिए छात्र ज़रूरतों के बारे में बात करने और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कार्यक्रम बनाने के लिए एक तरीका है। ये पूरा एक ढांचा है जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके उद्देश्य हैं, आईपी के दो सामान्य मुख्य उद्देश्य हैं, बाकी तो बहुत उद्देश्य हैं जब हम आईपी बनाते हैं तो उसमें, कि बच्चे के लिए मापने योग्य वार्षिक लक्ष्य स्थापित करना। मापने योग्य मेजरेबल होने चाहिए। अब हम कोई आईडी बच्चा है, उसका बना लें कि हमारा इसका उद्देश्य है, गोल बना ले, लॉन्ग टर्म बना लेते हैं 1 साल का, चलो हम इसको साइंटिस्ट बना देंगे। तो हमें स्मार्ट गोल बनाने होंगे, मेजरेबल गोल बनाने होंगे। ऐसा गोल नहीं बनाने कि पूरा ही ना हो और बाद में पता चले कि हमने मेहनत बहुत की, सफल ही नहीं हुए। तो ये एक स्टेज है जो हम बहुत मायने रखता है इन चीज़ों के लिए। दूसरा है कि स्कूल द्वारा बच्चे के लिए प्रदान की जाने वाली विशेष शिक्षा संबंधित सेवाओं और पूरक सहायता और सेवाओं की पहचान करना और बताना। आइडिया में इसके बारे में स्पष्ट भाषा शामिल है। स्पष्ट भाषा का मतलब है कि दो बिंदु ऐसे शामिल हैं जो शब्दों में व्यक्त किए गए हैं कि आईपी का विकास कौन करता है, पहली बात तो ये। दूसरी कि आईपी में जो जानकारी होनी चाहिए वो क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहला है कि आईपी का विकास कौन करता है, यानी कि कौन कौन इसमें इंक्लूड होते हैं। पहला, इसमें माता पिता, कम से कम एक नियमित शिक्षक। तीसरा है कम से कम एक विशेष शिक्षक। चौथा है सार्वजनिक एजेंसी का एक प्रतिनिधि, जिसमें से एक प्रशासनिक प्रतिनिधि, आमतौर पर एक प्रिंसिपल या अधीक्षक हो सकता है। एक व्यक्ति जो मूल्यांकन परिणामों के अनुदेशात्मक निहितार्थों की व्याख्या कर सकता है। इसमें लिखा है अन्य व्यक्ति जिनके पास बच्चे के संबंध में ज्ञान या विशेष विशेषज्ञता रखता हो।
इसके अलावा दिव्यांग बच्चा जब उपयुक्त हो। आइडिया के लिए आवश्यक है कि यदि परिवर्तन लक्ष्यों और सेवाओं पर चर्चा होने वाली है तो बच्चे को आईपी बैठक में आमंत्रित किया जाए। ये बहुत बड़ी बात है। वो सुनेगा, देखेगा, समझने की कोशिश करेगा। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसके लिए हम कुछ भी करते हैं उसका होना अत्यंत आवश्यक है। कभी भी प्लानिंग कार्यक्रम कम से कम जिसके लिए बना रहे हैं, जिस संदर्भ में, अगर वो है, उसकी विशेषताएं हैं, उसका डेटा है, उसकी पहचान है, तो शायद बेहतर होता है। और ये अपनी बात में कहते हैं, इनका कहना है कि आईपी टीम का प्रत्येक सदस्य आईपी विकसित करने में बराबर का भागीदार होता है, क्योंकि सभी से डेटा कलेक्ट किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन द आईपी, क्या इसमें हम रिक्वायर्ड होती है ज़रूरत की चीज़, जैसे कि वर्तमान स्तर देखते हैं, मापने योग्य वार्षिक लक्ष्य बनाते हैं। तीसरा है लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में छात्र की प्रगति को कैसे मापा जाएगा, और माता पिता को रिपोर्ट कब जारी की जाएगी, ये भी इसमें इंफॉर्मेशन होगी। इसके साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा प्रदान की जाने वाली विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाएं, स्कूल स्टाफ के लिए कार्यक्रम में संशोधन या समर्थन मेन बात है। नेक्स्ट है प्रारंभ तिथि, कितनी बार, कहाँ और कितने समय तक छात्र को सेवाएं और आवास प्राप्त होंगे। कई बार होता है ना, जब हम आईपी करते हैं तो असेसमेंट करते हैं और पता चलता है कि हमको 10 बार उससे मिलना है, 20 बार मिलना है, तो ये पूरा आप कैलेंडर बनाएंगे। छठवां है कि संक्रमण या परागमन लक्ष्य, छात्र के 16 वर्ष की आयु तक पहुंचने या 9वीं कक्षा में प्रवेश करने से ठीक पहले, यदि उपयुक्त हो तो कम उम्र में भी कोई दिक्कत नहीं है। कई बार होता है कि बच्चा कक्षा 8 पास हो गया, 9वीं में चला गया, 5 पास हो गया, 6 में चला गया। अब जब चला जाता है तो हमें क्या होता है, ट्रांजिशन प्लानिंग करनी पड़ती है। अब जब ट्रांजिशन प्लानिंग करते हैं, उसमें आईपी बनाते हैं, बाद में पता चलता है कि हमें डेटा वहाँ से भी लेना होगा जो पुरानी कक्षा है, पुरानी कक्षा का मास्टर है, वहाँ का हेड मास्टर है। हो सकता है किसी और स्कूल से बच्चा पढ़ के आया हो, किसी और माहौल में, किसी और हॉस्टल में रहा हो, पेरेंट्स रहा हो, वहाँ की जगह सबसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। आईपी टीम को बच्चे के आईपी पर नज़र रखने के लिए साल में कम से कम एक बार मिलना चाहिए और यह देखना चाहिए कि बच्चा आईपी में निर्धारित अपने लक्ष्यों की दिशा में कैसे आगे बढ़ रहा है। इसे वार्षिक बैठक कहा जाता है। मान लीजिए 1 नंबर में आपका सवाल ही आ जाए, इसमें से कोई भरोसा थोड़ी है। देखिए, क्वेश्चन बनाने वाला अगर बेहतरीन स्पेशल एजुकेशन का बंदा है तो वो क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है। आप अपने दोस्तों को भी थोड़ा शेयर किया करिए, शायद उसको भी थोड़ा बहुत लाभ हो जाएगा। बहुत सारे एमसीक्यूज़ वगैरह बन चुके हैं एंड बनेंगे भी। आप भारत का कोई भी स्पेशल एजुकेशन का एग्ज़ाम दीजिए, आप चैनल पर विजिट करिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। या कोई आप कोर्स कर रहे हैं तब भी आपको बहुत मदद मिलेगी। इस बैठक में आईपी टीम बच्चे के शैक्षिक प्रदर्शन के वर्तमान स्तर के बारे में बात करेगी, पिछले वर्ष के लक्ष्यों और प्रगति की समीक्षा करेगी और आने वाले वर्ष के लिए नए लक्ष्य और माप जोड़ेगी। तो इसलिए ज़रूरी है। इसमें लिखा है कि आईपी इस बात का रोड मैप है कि स्कूल बच्चे को कैसे शिक्षित करेगा, यानी कि यहाँ पर स्कूल अपने आप में फुल बदलाव करेगा। जब स्कूल में बदलाव, स्कूल के डेवलप, स्कूल की तैयारी की बात आती है, इसका मतलब स्कूल रेडीनेस हो रहा है। इसका मतलब कि स्कूल से जुड़ी सब चीज़ें अब तैयार होंगी, किसके लिए, बच्चों के लिए। यही तो इंक्लूजन है। चौथा जो इनका सिद्धांत है, न्यूनतम बाधित वातावरण या न्यूनतम प्रतिबंधात्मक वातावरण, जिसको हम एलआरई कहते हैं, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट। ये कहता है कि दिव्यांग बच्चों को उनके गैर दिव्यांग साथियों के साथ पूरक सहायता और सेवाओं का उपयोग करके यथासंभव शिक्षित किया जाना चाहिए। अब इसमें बात की गई है कि अधिकतम उचित सीमा तक दिव्यांग बच्चों को उनके उन बच्चों के साथ शिक्षित किया जाना चाहिए जो दिव्यांग नहीं हैं। अच्छा, इसका क्यों रीज़न है? साथ में पढ़ने से बहुत सारी जो निगेटिव एस्पेक्ट होते हैं वो चले जाते हैं कि सामान्य लोग हमारे लिए कुछ नहीं करते, सहयोग नहीं करते, हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते। तो थोड़ा सा ये बड़ा मेन फैक्टर हो जाता है, क्योंकि जब हम मेन स्ट्रीमिंग की बात करते हैं तो हमें मेन स्ट्रीमिंग में जोड़ने के लिए उसके एस्पेक्ट को तो लेना ही होगा ना।
हालांकि यह निर्णय लिया जा सकता है कि पूरक सहायता और सेवाओं के प्रावधान के साथ भी छात्र को सामान्य कक्षा में संतोषजनक ढंग से शिक्षित नहीं किया जा सकता है। फिर टीम को बच्चे के लिए FAPE जो फ्री अप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन प्रदान करने के लिए सामान्य कक्षा के बाहर अन्य प्लेसमेंट पर विचार करना चाहिए। अब देखो उसमें नहीं सेट हो पा रहा है तो फिर और देखो, मतलब इसमें सारी बात कही गई है। आइडिया के लिए यह भी आवश्यक है कि बच्चे की नियुक्ति प्लेसमेंट हो। प्लेसमेंट का मतलब डायरेक्ट जॉब दे देना नहीं है। यहाँ पर कम से कम वार्षिक रूप में निर्धारित किया जाता है। दूसरा, बच्चे के IEP पर आधारित है। तीसरा, जितना संभव हो सके बच्चे के घर नज़दीक हो। तो आप बेहतर IEP का बेहतर वातावरण प्रदान कर पाएंगे, प्लेसमेंट दे पाएंगे, फैसिलिटी दे पाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा। सबसे कम प्रतिबंधात्मक वातावरण बच्चे की अद्वितीय व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर आधारित होता है। ये तो बहुत बड़ा हकीकत है कि हम व्यक्तिगत आवश्यकताओं को तो भूल ही जाते हैं। और जो ट्रेंड टीचर नहीं होता ना, प्रशिक्षित शिक्षक नहीं होता है, वो आवश्यकताओं पर फोकस करता ही नहीं है। अपनी कहानी, अपनी मनगढ़ंत बातें, अपनी सारी चीज़ें थोपता रहता है, चाहे बड़े लेवल पर हो चाहे छोटे लेवल पर हो, जिसकी वजह से अनावश्यक तथ्य विकसित होते चले जाते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है। न्यूनतम प्रतिबंधात्मक पर्यावरण LRE का अर्थ क्या है? जो लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट है उसका मेन अर्थ क्या है? पहला कि सामान्य शिक्षा कक्षा के बाहर कोई भी प्लेसमेंट और उस प्लेसमेंट की आवश्यकता क्यों है, ये बच्चे की व्यक्तिगत विकलांग संबंधी आवश्यकताओं द्वारा उचित है। कि भैया कम से कम ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला ना हो, एक लिमिट में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी समस्याएं ना हो, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार आप उनको फैसिलिटीज दीजिए, प्लेसमेंट दीजिए। दूसरा है छात्रों को बिना दिव्यांगता वाले समान उम्र के साथियों तक सार्थक पहुंच होनी चाहिए। आप प्लेसमेंट दीजिए, पहुंचाइए, उन बच्चों के साथ भी रखिए जो सामान्य हैं, ताकि उसे जो बैरियर महसूस होता है जो बहुत ज़्यादा, वो लिस्ट हो जाएगा। तीसरा है स्कूलों को सामान्य शिक्षा कक्षा में पूरक सहायता और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट है पूरक सहायता और सेवाएं छात्र की दिव्यांगता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्येतर और अन्य गतिविधियों में भागीदारी का भी समर्थन कर सकती हैं। नेक्स्ट है अधिक या कम प्रतिबंधात्मक प्लेसमेंट के लिए फंडिंग एकमात्र कारण नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि केवल पैसा बहुत होगा तो ही न्यूनतम बाधित होगा प्लेसमेंट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक व्यवहार बहुत काम आ जाता है। कई बार जहाँ फंडिंग नहीं होती वहाँ पर बिहेवियरल एस्पेक्ट बहुत काम आते हैं। जो हमारे पास रॉ मटेरियल्स होता है हम उसी से तैयार कर देते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि टीचर्स की ट्रेनिंग पर। छठवां है प्लेसमेंट स्थान के समान नहीं है। प्लेसमेंट के बावजूद बच्चे को सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम तक उचित पहुंच प्रदान की जाए। प्लेसमेंट मतलब वहां तक उसे पहुंचाना, वो चीज़ें देना जिससे उसे खतरा ना हो, वो समस्या बड़ी हो तो उसे न्यूनतम लगे, जैसे कि IEP टीम द्वारा निर्धारित किया गया हो। अब IEP टीम जो निर्धारित करेगी वही होगा। प्लेसमेंट विकल्पों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि सहायक सेवाओं के साथ पूर्णकालिक सामान्य कक्षा। दूसरा है अंशकालिक विशेष शिक्षा या सामान्य शिक्षा कक्षा। तीसरा है पूर्णकालिक विशेष शिक्षा कक्ष। चौथा है विशेष विद्यालय या सार्वजनिक या निजी। पांचवा है गृह अनुदेश। छः है अस्पतालों में निर्देश। सातवां है संस्थानों या आवासीय सुविधाओं में निर्देश या सुधारात्मक सुविधा। तो डिपेंड करता है प्लेसमेंट कहाँ करते हैं, कहाँ उसे लाभ मिलेगा, कहाँ न्यूनतम बाधा होगी, उनकी विशेषताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप। विकलांग छात्रों को गैर शैक्षणिक, सामाजिक और पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेने का समान अवसर दिया जाना चाहिए जो उनके लिए उपयुक्त हो, जैसे दोपहर का भोजन और अवकाश, नृत्य, खेल, प्रतिस्पर्धा और गैर प्रतिस्पर्धा जो होती हैं, प्रतिस्पर्धी जो होती हैं, प्रदर्शन कलाएं जैसे बैंड और कोरल समूह और छात्र क्लब और समितियां, इस तरीके में भी शामिल करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है पांचवा, जो कि निर्णय लेने में अभिभावक और छात्र की भागीदारी।
ये भी बहुत बड़ी बात है। आजकल तो हम माता पिता को शामिल करके रिजल्ट बताते हैं बच्चों का, आपका बच्चा बहुत टॉप पोजीशन पर है, ताकि माता पिता यहीं एडमिशन कराता रहे। वहाँ ऐसा सब नहीं होता है। वहाँ ये देखा जाता है कि बच्चे का डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं, वास्तविकता में बिहेवियरल एस्पेक्ट में डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं, आदतों में परिवर्तन हुआ है कि नहीं। तो आइडिया के लिए आवश्यक है कि माता पिता और छात्रों जैसा उपयुक्त हो को विशेष शिक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में भाग लेने का अवसर है और शामिल करना भी चाहिए। बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं इससे। आइडिया के मूलभूत सिद्धांतों में से एक माता पिता का अपने विकलांग बच्चों के संबंध में शैक्षिक निर्णय लेने में भाग लेने का अधिकार है। कानून इस बारे में बहुत विशिष्ट है कि स्कूल प्रणालियों को यह सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए कि यदि माता पिता चाहें तो उन्हें भाग लेने का अवसर मिले। यह सिद्धांत इस विश्वास को पुष्ट करता है कि विशेष शिक्षा प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका को मजबूत करके विकलांग या दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाया जाता है। माता पिता अपने बच्चों को किसी और से बेहतर जानते हैं। यह हकीकत है कि अधिकतम समय बच्चा माँ बाप के पास ही गुजारता है। तो अगर अभिभावक या माता पिता को हम साथ में रखते हैं, टीम में रखते हैं, स्कूल अगर बेहतर सलाह लेता है उनसे, तो शायद आप बेहतर रणनीति बना सकते हैं, बच्चों का डेवलपमेंट हो सकता है। अब आइडिया के अनुसार अभिभावक कौन है? किसी बच्चे का जैविक या दत्तक माता पिता, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, एडॉप्टिव भी हो सकते हैं, या एक पालक माता पिता जो पालते पोसते हैं, या एक संरक्षक गार्जियन, या फिर जैविक या दत्तक माता पिता दादा दादी, सौतेला माता पिता या अन्य रिश्तेदार सहित के स्थान पर कार्य करने वाला कोई व्यक्ति जिसके साथ बच्चा रहता है, या कोई व्यक्ति जो बच्चे के कल्याण के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार हो, तो ठीक है, वो हो सकते हैं पेरेंट्स। एक सिरोगेट माता पिता जिसे नियुक्त किया गया है, या यदि कोई न्यायिक डिग्री या आदेश किसी व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों को किसी बच्चे के माता पिता के रूप में कार्य करने या किसी बच्चे की ओर से शैक्षिक निर्णय लेने के लिए पहचानता है, तो यह अनुभाग ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को उद्देश्य के लिए माता पिता के रूप में निर्धारित करता है। इसके अलावा यदि संक्रमण सेवाएं, संक्रमण मतलब परागमन, जो ट्रांजिशन होता है, वो सेवाओं पर चर्चा होनी है, तो छात्रों को किसी भी आईपी बैठक में आमंत्रित किया जाना चाहिए। क्योंकि ट्रांजिशन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि एक स्थिति से जब बच्चा दूसरी स्थिति में जाता है, तब हम ट्रांजिशन प्लानिंग करते हैं। अब बच्चे के लिए ट्रांजिशन प्लानिंग करते हैं तो बच्चे का तो रहना जरूरी है ना, वो भी सुनता रहेगा। कई बार वो भी बता देगा कि मेरे लिए ऐसा नहीं, मुझे पसंद नहीं है, मेरी आवश्यकता नहीं है। कई बार टेस्ट में हम जो लेते हैं, कई बार वो बनावटी व्यवहार दिख जाता है जो डेटा हमारे पास आता है, इसलिए हमें साक्षात भी रखना चाहिए। छठवां जो सिद्धांत है, प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय, प्रोसीजरल सेफगार्ड्स। ये विशेष नियम हैं जो विकलांग बच्चों या दिव्यांग बच्चों और उनके माता पिता के अधिकारों की रक्षा और समझ सुनिश्चित करें। कितने बेहतरीन सिद्धांत हैं। हालांकि लगभग सभी अधिनियम में होते हैं, बस पालन करना, उसको लागू करना, क्रियान्वयन करना बहुत जरूरी होता है। आइडिया 2004 में प्रक्रियात्मक सुरक्षा नामक एक अनुभाग शामिल है जो विकलांग या दिव्यांग माता पिता और उनके बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही परिवारों और स्कूल प्रणालियों को अपने विवादों को हल करने के लिए कई तंत्र प्रदान किए गए हैं। इसके अंतर्गत ये है कि आइडिया के अंतर्गत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय इस प्रकार हैं। अब क्या प्रोसीजरल गार्ड्स हैं, सेफ गार्ड्स हैं, जैसे कि शैक्षिक अभिलेखों तक पहुंच कम से कम हो, माता पिता पहुंच सकें, बच्चे पहुंच सकें। प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय नोटिस, पूर्व लिखित सूचना, समझने योग्य भाषा होनी चाहिए, सूचना की गोपनीयता, तभी तो बेहतर सिद्धांत है। रहो रहो स्टे पुट राइट, अधिकार जो है, विवाद सुलझाना, रिजॉल्विंग इन डिस्प्यूट। अब इनमें मेडिएशन क्या है, मध्यस्थता कौन है, राज्य शिकायत दर्ज कराना हो तो कहाँ जाएंगे, शिक्षा विभाग से, उचित प्रक्रिया, सारी चीज़ें, सब कुछ होगा। अब नीड्स क्यों है? दिव्यांग व्यक्ति शिक्षा अधिनियम एक कानून है जो पूरे देश में पात्र दिव्यांग बच्चों को मुफ्त उचित सार्वजनिक शिक्षा उपलब्ध कराता है और उन बच्चों के लिए विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाएं सुनिश्चित करता है। ध्यान रखिएगा, सवाल बहुत इससे आने वाले हैं कि आइडिया नियंत्रित करता है कि कैसे राज्य और सार्वजनिक एजेंसियां
7.5 मिलियन से अधिक स्कूल वर्ष 2020-21 तक पात्र शिशुओं, बच्चों बच्चों और दिव्यांग युवाओं को प्रारंभिक हस्तक्षेप, विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाएं प्रदान करता है। ये बहुत बड़ी बात है। जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक के दिव्यांग शिशुओं और बच्चों और उनके परिवारों को आइडिया भाग सी के तहत शीघ्र हस्तक्षेप सेवाएं प्राप्त होती हैं। 3 से 21 वर्ष की आयु के बच्चों और युवाओं को आइडिया भाग बी के अंतर्गत विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाएं प्राप्त होती हैं। तो ये पूरा आइडिया एक्ट था। कोशिश की है कि लगभग सभी चीज़ें इसमें कवर की जा सके, बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं इसमें। आप इससे बहुत सारे सवाल बना सकते हैं, बहुत सारे सवाल क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो वन लाइनर हो, एमसीक्यूज़ हों, बहुत सारी चीज़ें आपको आईपी खास करके बहुत मुख्य है इसमें। तो आई होप आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना बेनिफिट रहा। और हालांकि मेहनत तो लगती ही है बनाने में ये सब चीज़ें, लेकिन फिर भी आप ज़रूर अपने जो अनुभव हैं, जो अपने वीडियो देखने के बाद जो कमेंट है वो ज़रूर आप किया करें। अच्छे बुरे कोई भी कमेंट हो आप ज़रूर करिए, सुझाव भी आप दे सकते हैं। कोशिश करेंगे टेक्निकली और मजबूत होने की कोशिश करेंगे। आप मेरी मदद के रूप में ज्वाइन भी कर सकते हैं ताकि मैं और बेहतर चीज़ें कर सकूं। ऐसा नहीं कि केवल ज्वाइन करेंगे तो ही बेहतर होगा, बट जो टेक्निकल आस्पेक्ट हैं, जो बहुत सारी महंगी चीज़ें होती हैं, वो शायद मैं और ख़रीद करके या और टेक्निकल एक्सेसिबिलिटी दे पाऊँ बेहतरीन, जिससे आपको और आप सभी साथियों को मिल सके। आप ऐसी तैयारी करते रहिए, सीखते रहिए, सफल होते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।